क्या आपको बारिश में मिट्टी की सोंधी खुशबू याद है? वो कटिंग चाय के कपों में डलने की आवाज, इससे पहले कि आपका इनबॉक्स जरूरी ईमेल से भर जाए। आज हम शोर शराबे से दूर जा रहे हैं, लैपटॉप को पीछे छोड़कर एक छोटे जंग लगे चाय के स्टॉल पर बैठने के लिए, जो एक धुंधली भारतीय मॉनसून के बीच पहाड़ी की ढलान पर छिपा है। शहर की भाग दौड़, लगातार बजते फोन और कभी खत्म न होने वाली मीटिंग्स, ये सब कुछ पीछे छूट गया था। मेरे दिमाग में पिछले हफ्ते की हर अर्जेंट ईमेल, हर क्रिटिकल डेडलाइन गूंज रही थी। मेरा शरीर तो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मेरा मन अनवरत रूप से दौड़ रहा था। वीकेंड आते ही मेरा मन करता कि मैं कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाऊं, जहां डिजिटल दुनिया का शोर ना हो। इस बार भी जैसे ही शुक्रवार शाम हुई, मैंने अपने लैपटॉप को बंद किया, अपनी कार की चाबी उठाई और बिना किसी खास प्लानिंग के बस निकल पड़ा। मेरी सांसों में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे शहर की हवा में धूल और चिंता दोनों घुली हों। जैसे जैसे मैं शहर की सीमा से बाहर निकलता गया, ट्रैफिक कम होता गया और हवा में नमी बढ़ती गई। सीमेंट के जंगल अब हरे भरे खेतों और पेड़ों की कतारों में बदल रहे थे। कुछ देर बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पर बूंदें पड़ रही थी और वाइपर्स उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वे मेरे मन से तनाव को मिटा रहे हों। पेड़ों की कतारें अब घनी होती जा रही थी और ऊंची ऊंची इमारतों की जगह हरियाली ने ले ली थी, जो मेरी आंखों को सुकून दे रही थी। मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जो शायद पिछले कई महीनों से गायब थी, खोसी गई थी। मैं किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ एक शांत जगह की तलाश थी, जहां मैं अपने आप से मिल सकूं, जहां मेरे विचार किसी बाहरी दबाव के बिना बह सकें। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मैं देखता रहा कि कैसे हर मोड़ पर एक नया नजारा सामने आता था। कभी गहरे हरे जंगल, कभी दूर तक फैली घाटियां और कभी छोटे छोटे गांव, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी। बारिश अब थोड़ी और तेज होने लगी थी और अब चारों तरफ एक धुंध सी छा गई थी, जिसने पूरे परिदृश्य को एक रहस्यमयी चादर से ढक लिया था। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति मुझे धीमा चलने पर मजबूर कर रही हो। एक ऐसे ही मोड़ पर मैंने देखा कि बाईं ओर एक कच्ची पगडंडी पेड़ों के घने झुरमुट के बीच से होकर ऊपर की ओर जा रही थी। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस एक मिट्टी का निशान था कि शायद कुछ है वहां। मेरी जिज्ञासा जाग उठी, जैसे किसी बच्चे को किसी छिपे हुए खजाने का पता चल गया हो। मैंने अपनी गाड़ी धीरे की और बिना ज्यादा सोचे समझे पगडंडी पर मोड़ दी। ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था और गाड़ी हिचकोले खा रही थी, लेकिन हर हिचकोले के साथ मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी शहरी जिंदगी के तनाव और चिंता को पीछे छोड़ रहा हूं और अपने अंदर की शांति की ओर बढ़ रहा हूं। लगभग 5 मिनट की धीमी और सावधानी भरी ड्राइव के बाद पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। ये एक बहुत ही छोटा सादा सा ढांचा था, जो टीन की छत और लकड़ी के खंभों से बना था। बाहर एक पुराना सा लकड़ी का बेंच पड़ा था, जिस पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं और छत से पानी की पतली धार नीचे गिर रही थी। यही थी वो चाय की टपरी जिसकी मुझे तलाश थी, एक अनचाहा, अनपेक्षित ठिकाना जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं गाड़ी पार्क करके बाहर निकला। बारिश की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी और मिट्टी की सोंधी खुशबू ने मेरे फेफड़ों को भर दिया। ये खुशबू इतनी ताजा और सुकून देने वाली थी कि मुझे लगा जैसे मैंने सालों बाद खुलकर सांस ली हो। टपरी के अंदर एक धीमी सी रोशनी जल रही थी और चाय बनाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। पानी के खौलने की, दूध के डलने की
और चम्मच के कप से टकराने की। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, अपनी छोटी सी अंगीठी पर चाय बना रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतोष भरी मुस्कान फैल गई, जैसे वो जानते हो कि मैं कहां से आ रहा हूं और मुझे क्या चाहिए। आइए आइए बाबूजी, उन्होंने वामली अपनी धीमी और गहरी आवाज में कहा। लगता है बारिश में कहीं फंसे हो या शहर से भागे हो। उनकी बात में एक चंचलपन था। नहीं, फंसे नहीं है काका, मैंने जेंटली मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस शहर की भीड़ से दूर थोड़ी शांति की तलाश में थे और लगता है कि मुझे वो मिल गई है। शांति यहाँ बहुत है, उन्होंने हंसते हुए थॉटफुली कहा। बस महसूस करने वाला चाहिए। आजकल के लोगों को तो सब कुछ तेज चाहिए, जल्दी चाहिए। शांति कहाँ टिकती है उनकी जिंदगी में। मैं बेंच पर बैठ गया, जो बारिश की वजह से थोड़ा गीला था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरी आंखें टपरी के चारों ओर घूम रही थीं। दीवारें पुरानी, फीकी पड़ चुकी तस्वीरों और कुछ बच्चों की पेंटिंग से सजी थीं, जिनमें पहाड़ों, सूरज और बादलों के रंग भरे थे। एक कोने में एक पुराना रेडियो धीमे धीमे बज रहा था, जिस पर लता मंगेशकर का कोई सदाबहार गीत चल रहा था। उसकी धुन बारिश की आवाज में घुल रही थी और एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। चाय वाला, जिनका नाम उन्होंने राम सिंह बताया, लेकिन जिन्हें सब काका कहकर बुलाते थे, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले आए। कप मिट्टी का था और उसकी गर्माहट मेरे हाथों में फैल गई, जैसे कोई पुराना दोस्त मेरे हाथ पकड़कर तसल्ली दे रहा हो। पहली घूंट लेते ही अदरक और इलायची का तीखा मीठा स्वाद मेरी जुबान पर फैला और मुझे लगा जैसे मेरी सारी थकान, मेरा सारा तनाव छूमंतर हो गया हो। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक छोटा सा पल जिसमें जीवन की सारी सादगी सिमट आई थी। काका, आपकी चाय तो कमाल की है, मैंने वार्मली, सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। ऐसी चाय तो मैंने सालों से नहीं पी। ये पहाड़ी की हवा और बारिश का कमाल है बाबूजी, उन्होंने जेंटली मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी और इसमें थोड़ा प्यार भी डला है, जो आजकल की मशीनी दुनिया में कम मिलता है। उनकी बात सुनकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। हम थोड़ी देर खामोशी में बैठे रहे, सिर्फ बारिश की आवाज, पुराने गानों की धुन और चाय की गर्माहट महसूस कर रहे थे। मुझे ये शांति बहुत पसंद आ रही थी। ये मेरे लिए एक नया संगीत था। काका ने अपनी अंगीठी में कुछ और लकड़ी डाली, जिससे हल्की सी आग और धुएं की खुशबू आई, जो बारिश की मिट्टी की खुशबू के साथ मिलकर एक अद्भुत सुगंध बना रही थी। मैंने काका से पूछा, आप कब से यहाँ चाय बना रहे हैं काका? ये टपरी तो बहुत पुरानी लगती है। ओ, बहुत साल हो गए बाबूजी, उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जब मैं छोटा था तब मेरे बापू यहाँ चाय बनाते थे। ये टपरी उनसे विरासत में मिली है, जैसे हमारे पहाड़ हमें विरासत में मिलते हैं। तब इतनी सड़कें भी नहीं थी, लोग पैदल ही आते जाते थे। कई लोग आते हैं जाते हैं, कुछ शांति की तलाश में आते हैं, कुछ बस बारिश से बचने के लिए। कुछ ऐसे भी आते हैं जिन्हें शहर की चमक दमक से फुर्सत नहीं मिलती, पर यहां आकर उन्हें लगता है कि जिंदगी कुछ और भी है। उनकी आवाज में एक अजीब सी ठहराव और संतोष था, जो किसी गहरे ज्ञान का परिणाम था। वो अपनी जिंदगी से खुश लगते थे, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी जल्दबाजी के। ये देखकर मुझे अपनी जिंदगी पर विचार करने का मौका मिला कि क्या मैं भी अपनी दौड़ में इतना ही संतुष्ट हूं। मुझे याद आया कि कैसे बचपन में हम भी ऐसी ही किसी छोटी टपरी पर दोस्तों के साथ चाय पीते थे।
तब ना मोबाइल फोन थे और ना ही ईमेल का झंझट। बस दोस्त होते थे और बातें होती थी जो घंटों चलती थीं। आज सब कुछ बदल गया है। हम कनेक्टेड होने के बहाने से अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मेरी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच अब मुझे किसी काम की नहीं लग रही थी। यहां समय रुक सा गया था, या शायद समय बस अपनी गति से चल रहा था, बिना किसी डिजिटल रिमाइंडर के। आजकल तो बाबूजी लोग जल्दबाजी में ही रहते हैं, काका ने जेंटली अपनी उंगलियों से कप का किनारा साफ करते हुए कहा। सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, रात को सोते हुए भी फोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ जाना है, कौन सी रेस जीतनी है। मैंने सिर हिलाया। सही कह रहे हैं आप काका, हम सब बस दौड़ रहे हैं बिना ये सोचे कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। काका ने एक और कप चाय बनाई और मुझे दी। इस बार उन्होंने उसमें थोड़ी ज्यादा अदरक डाली थी, जैसे वो मेरी थकावट को और गहराई से समझ रहे हों। जिंदगी रेस नहीं है बाबूजी, ये एक सफर है, और इस सफर में कभी कभी रुककर चाय पीना भी जरूरी है। छोटे छोटे पड़ावों पे रुकना, सांस लेना और आसपास देखना भी जरूरी है। उनकी बात में गहरा अर्थ था, एक ऐसा अर्थ जो मैंने अपनी व्यस्त जिंदगी में कभी नहीं खोजा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और बारिश की आवाज, चाय की खुशबू और काका की बातें सबको अपने अंदर समा लेने की कोशिश की, जैसे मैं कोई दुर्लभ खजाना इकट्ठा कर रहा हूं। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी और धुंध भी छटने लगी थी। दूर पहाड़ों की हरियाली अब और स्पष्ट दिखने लगी थी, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। टपरी के बाहर कुछ रंग बिरंगे जंगली फूल खिले थे, जिन पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि मुझे लगा जैसे मैं किसी पेंटिंग में आ गया हूं या किसी पुरानी कहानी के पन्ने पलट रहा हूं। मेरे मन में कोई चिंता नहीं थी, कोई काम का बोझ नहीं था, सिर्फ शांति थी, एक गहरी संतोषजनक शांति। काका ने अपने पुराने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम किया। कभी कभी बाबूजी, उन्होंने कहा, सबसे अच्छी चीजें सबसे सादे रूप में मिलती हैं। हमें बस उन्हें पहचानना होता है। ये बारिश, ये पहाड़, ये चाय, इनकी कीमत कोई समझता ही नहीं। उनकी ये बात एक साधारण चाय के कप के साथ एक गहरी फिलॉसफी दे रही थी। मुझे अचानक याद आया कि आज मैंने अपनी मीटिंग का कोई ईमेल चेक नहीं किया था और ना ही मेरे बॉस का कोई फोन आया था। ये एक अजीब सी आजादी थी जिसे मैंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। ये ऐसी आजादी थी जो किसी वीकेंड गेटअवे पैकेज से नहीं खरीदी जा सकती थी। मैंने काका से पूछा, काका, आप कभी इस पहाड़ी से नीचे शहर नहीं जाते? यहां अकेले कैसे रहते हैं? जाता हूं कभी कभी, जब कुछ सामान लेना हो या बच्चों से मिलना हो, उन्होंने सॉफ्टली कहा। लेकिन मेरा दिल तो यहीं लगता है। यहाँ की हवा में एक अपनापन है, पहाड़ों की गोद में रहने का सुकून है जो शहर की भीड़ में नहीं मिलता। वहां तो बस लोग एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी संतुष्टि और अपने जीवन के प्रति प्रेम था। पॉज। ये देखकर मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वाकई मेरी जिंदगी की सफलता मुझे उतनी संतुष्टि दे रही है जितनी काका को अपनी साधारण सी टपरी में मिल रही थी। पॉज। शायद हमें अपनी खुशियों की परिभाषा फिर से तय करनी होगी। एक छोटा सा पक्षी टपरी की छत पर आकर बैठ गया और चहचहाने लगा, जैसे वो भी इस शांतिपूर्ण पल का हिस्सा बनना चाहता हो।
बारिश अब पूरी तरह रुक गई थी और सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। पूरे दृश्य को एक सुनहरी आभा दे रही थीं। आसमान में एक हल्का सा इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो रहा था। मुझे लगा जैसे प्रकृति ने मेरे लिए ही ये शो रचा हो, मेरे अंदर की अशांति को शांत करने के लिए। देखो बाबूजी, प्रकृति भी कितनी खूबसूरत है, काका ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। बस हमें आंखें खोलकर देखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। सब कुछ अपने समय पर होता है। मैंने एक और कप चाय का ऑर्डर दिया। इस बार मुझे चाय का स्वाद और भी अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे स्वाद ग्रंथियों ने अभी तक इसे पूरी तरह पहचाना ही नहीं था। ये चाय, बारिश की आवाज और काका की बातें सब मिलकर एक ऐसा अनुभव दे रहे थे जो किसी भी लग्जरी रिसोर्ट में नहीं मिल सकता था, जहां सिर्फ बाहरी चमक होती है, आंतरिक नहीं। तभी काका के छोटे पोते पोती 2 बच्चे दौड़ते हुए टपरी में आए। वे बारिश में भीग चुके थे और उनके चेहरे पर एक भोली सी निश्चल मुस्कान थी। दादाजी, हमें भी चाय चाहिए और गरम गरम पकौड़े भी, उनमें से एक ने फुर्ती से कहा। काका ने हंसते हुए कहा, आ गए मेरे छोटे ग्राहक, पहले कपड़े बदलो, फिर मिलेगी चाय और पकौड़े। ऐसे भीगे हुए तो बीमार पड़ जाओगे। बच्चों की चंचलता देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उनकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी, एक ऐसी बेफिक्री जो शायद मैं शहर की भागदौड़ में कहीं खो चुका था। उन्होंने मुझे देखा और शर्माकर अपनी दादी की ओर भाग गए, जो टपरी के पीछे बने एक छोटे से कमरे से झांक रही थीं। उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने काका से उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और शहर में काम करते हैं, लेकिन वो और उनकी पत्नी यहीं पहाड़ी पर रहते हैं। उन्हें शहर पसंद है, मुझे ये पहाड़, उन्होंने सॉफ्टली कहा। सबकी अपनी अपनी पसंद है, कौन किसको रोकेगा। बस सब खुश रहें, वही काफी है। उनकी बात में कोई जजमेंट नहीं था, बस एक सीधी सादी सच्चाई थी, एक स्वीकार्यता थी। पॉज। मुझे लगा कि शायद यही चीज हमें शहर में सीखनी चाहिए, दूसरों के चुनाव को स्वीकार करना और अपने रास्ते पर शांति से चलना, बजाय दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करने के। वहां बैठे बैठे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर्फ आसपास की आवाजों पर ध्यान दिया। हवा की सरसराहट, पत्तियों पर गिरी बूंदों के टपकने की आवाज, दूर कहीं किसी पक्षी का मधुर गाना और काका के पुराने रेडियो से आती धीमी धुन। ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज मुझे कुछ सिखा रही हो, कुछ बता रही हो, जैसे प्रकृति खुद मुझसे बातें कर रही हो। मैंने महसूस किया कि मेरी कंधे की अकड़न धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरी गर्दन का दर्द भी हल्का हो रहा था। जो तनाव मेरे दिमाग में पिछले कई दिनों से जमा था, वो पिघल रहा था, जैसे सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग से एक भारी बोझ हटा दिया हो और उसकी जगह हल्की ताजी हवा भर दी हो। यह सिर्फ चाय की टपरी नहीं थी, ये एक थेरेपी सेशन था, एक अनौपचारिक ध्यान सत्र जो प्रकृति और एक अनुभवी इंसान की समझदारी से चल रहा था। काका ने एक और ग्राहक के लिए चाय बनाई, जो एक स्थानीय किसान लग रहा था। दोनों ने कुछ देर धीमी आवाज में बातें की, जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आवाजों में एक अपनापन और सहजता थी जो शहर में दुर्लभ है। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूं जहां लोग अभी भी एक दूसरे से जुड़ना जानते हैं, जहां सोशल मीडिया से ज्यादा सोशल कनेक्शन मायने रखता है, जहां लोग एक दूसरे को सिर्फ नेटवर्क नहीं करते बल्कि केयर करते हैं।
मैं अपनी अगली मीटिंग के बारे में नहीं सोच रहा था, ना ही किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में। मेरे दिमाग में सिर्फ वर्तमान पल था। चाय का गर्म कप, बारिश की धुली हुई हवा और काका की हंसी। ये अनुभव इतना असली और ताजा था कि मुझे लगा जैसे मैं पहली बार जिंदगी जी रहा हूं। हर पल को पूरी तरह महसूस कर रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग की छटा फैलने लगी। बादलों के पीछे से ढलता सूरज एक अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। यह नजारा इतना अद्भुत था कि मुझे अपने फोन से तस्वीर लेने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं बस अपनी आंखों से इसे अपने मन में कैद करना चाहता था। कुछ यादें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, क्योंकि उनकी असली सुंदरता कैमरे में नहीं बल्कि दिल में कैद होती है। काका ने एक पुरानी कहानी सुनाई जब वो छोटे थे और यहीं पहाड़ी पर अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। कैसे वो आम के पेड़ों पर चढ़ते थे और नदी में नहाते थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उन पुराने दिनों की यादों को ताजा कर रही थी। उनकी कहानियों में सादगी थी, लेकिन हर कहानी में एक सीख छुपी थी जो आज के जटिल जीवन में बहुत जरूरी थी कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती हैं। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा। ये चाय की टपरी, काका की बातें और इस पहाड़ी की शांति, ये सब मेरे लिए एक सबक था। सबक ये कि जिंदगी में रुकना और छोटे छोटे पलों का आनंद लेना कितना जरूरी है। हमें हमेशा बड़े लक्ष्य हासिल करने की दौड़ में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी सिर्फ चलना भी काफी होता है। मेरी आंखें टपरी के अंदर घूम रही थी। एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी जिसकी सुइयां शायद रुक सी गई थी, या शायद यहां समय का कोई महत्व ही नहीं था। यहां सिर्फ पल थे जो बीत रहे थे, और हर बीतता पल एक नया अनुभव दे रहा था, एक नई सीख दे रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय खुद ठहर जाता था, आपको सांस लेने का मौका देता था। समय का पता ही नहीं चला और मुझे अब वापस जाने का विचार करना पड़ा। एक लंबी सांस लेकर मैंने अपने मन को शांत किया। अब मेरे अंदर वो भारीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हल्कीपन और ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने मुझे अंदर से साफ कर दिया हो। मैंने काका को पैसे दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आना बाबूजी, जब शहर की भीड़ ज्यादा लगने लगे और मन को शांति की जरूरत हो। मैंने उनके हाथ में कुछ अतिरिक्त पैसे रखे। ये उनके आतिथ्य और उन कीमती पलों के लिए था जो उन्होंने मुझे दिए थे। उन्होंने पहले तो मना किया, पर मेरी जिद पर मान गए। उनकी आंखों में आभार था, लेकिन उससे ज्यादा एक सहज अपनापन था, जैसे हम पुराने दोस्त हों। मैं अपनी गाड़ी की ओर चला और पीछे मुड़कर देख। टपरी की हल्की रोशनी अभी भी जल रही थी और काका अपनी जगह पर बैठे हुए थे। शायद किसी और यात्री का इंतजार कर रहे थे या बस अपने विचारों में खोए हुए थे। वो एक छोटे से द्वीप की तरह लग रहे थे जो शहरी जीवन के तूफानों से दूर शांति का एक आश्रय स्थल था, एक ऐसा ठिकाना जहां समय और चिंताएं हार मान जाती थी। गाड़ी में बैठकर मैंने एक गहरी सांस ली। बारिश रुक चुकी थी और हवा में अब भी मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी जो मेरे मन में बस गई थी। मेरे दिल में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक शांत संतोष था, एक सुकून जो मैंने बहुत लंबे समय बाद महसूस किया था। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक वीकेंड ट्रिप नहीं थी, बल्कि ये मेरी आत्मा के लिए एक रिचार्ज था, एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे मेरे अपने साथ फिर से जोड़ दिया था। मैं अपने आप से मुस्कुराया। शहर की ओर लौटते हुए
मुझे अब भी बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू और चाय की मीठी गर्माहट याद थी। ये टपरी पहाड़ी पर एक छोटा सा रहस्य मुझे सिखा गई थी कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर सबसे सरल पलों में छिपी होती हैं, उन पलों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और कभी-कभी बस एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और एक अनुभवी चेहरे की शांत मुस्कान आपकी सारी चिंताओं को दूर कर सकती है, आपको वर्तमान के साथ जोड़कर एक नई ऊर्जा दे सकती है और ये एहसास करा सकती है कि जीवन कितना खूबसूरत है।